सो है व्हाट्सअप गाइज। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइज एपिसोड को पूरा देखना, एपिसोड काफ़ी ज़्यादा औसम है। सो पिछली बार के एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि एश म्यू को पकड़ने के लिए आ जाता है ताकि वो प्रोफेसर ओक की मदद से दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन को बना पाए। और फिर एश के पोकेमोन और म्यू के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा एपिक बैटल होती है जिसमें म्यू एश के पोकेमोन को डिफीट कर देता है। लेकिन फिर एश भी लास्ट में अपने ल्यूक निंजा को बोन एवोल्यूशन की लेवल 100 पर इवॉल्व कर देता है। और अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब एश अपने ल्यूक निंजा को कमांड दे रहा होता है वो भी ओरा स्पेयर करने की। तो एकदम ल्यूक निंजा ओरा स्पेयर से म्यू को मारता है। म्यू इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये अटैक म्यू को डैमेज कर देता है एक्सप्लोजन होने के बाद। बट फिर म्यू को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि म्यू भी अपनी एनर्जी फॉर्म में आ जाता है और इस अटैक को कॉपी करके ल्यूक निंजा को ही मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एश कहता है ल्यूक निंजा रिवर्सल का यूज करके उसे रोको। तो ल्यूक निंजा रिवर्सल का यूज करके इसे रोकने की कोशिश करता है जिससे ल्यूक निंजा को भी अच्छा खासा डैमेज मिलता है। बट फिर एश कहता है बुलेट पंच का यूज करो। तो एकदम ल्यूक निंजा बुलेट पंच करने लगता है जिसके बदले में म्यू भी लेवल 100 का ल्यूक निंजा बन जाता है। वो भी इसके डीएनए फॉर्म को देखकर, बस इतना ही देखकर बन जाता है। और ये देखकर एश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन म्यू भी बुलेट पंच करके एश के ल्यूक निंजा को अच्छी खासी टक्कर देता है। दोनों पोकेमोन को बराबर का डैमेज मिलता है। बट फिर एकदम म्यू अपने एनर्जी फॉर्म में आ जाता है दोबारा से और फिर म्यू अपनी हाइपर बीम करता है। ये हाइपर बीम डायरेक्ट हिट हो जाती है ल्यूक निंजा को। लेकिन ल्यूक निंजा इसको सह लेता है और फिर ल्यूक निंजा बदले में अपने गीगा इम्पैक्ट का यूज करता है। ये गीगा इम्पैक्ट इतनी ज्यादा तेजी से होता है जिस वजह से म्यू इसको नहीं देख पाता। अटैक म्यू को लगता है डैमेज मिलता है, म्यू नीचे गिर जाता है। म्यू भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है और ल्यूक निंजा भी डैमेज होता है। बट फिर म्यू यहाँ पर अपना ड्रैगन पल्स करता है जो कि काफी ज्यादा जाइंट होता है। तो इस अटैक को देखकर एश शॉक हो जाता है। ल्यूक निंजा इस अटैक से बचने के लिए अपने जाइंट ओरा ब्लास्ट का भी यूज कर देता है। दोनों अटैक टकराकर यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से दोनों पोकेमोन को बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है। लेकिन तभी म्यू एक ताकतवर पोकेमोन का फॉर्म लेता है। म्यू ट्रांसफर हो जाता है ज़ामाज़ेंटा में और ज़ामाज़ेंटा का फॉर्म लेकर ये अपने कॉस्मिक शील्ड स्ट्राइक का यूज करता है। इस अटैक से बचना नामुमकिन सा होता है। ये अटैक ल्यूक निंजा को लग जाता है। अटैक लगते ही ल्यूक निंजा पीछे की ओर उड़ने लगता है और जो आसपास ट्रीज होते हैं इनसे टकराते हुए ल्यूक निंजा जा रहा होता है वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। ल्यूक निंजा डबल डैमेज लेते हुए जाता है और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तो ये देखकर एश शॉक होता है और कहता है ल्यूक निंजा क्या तुम ठीक हो। लेकिन म्यू अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। म्यू बिल्कुल भी हंस नहीं रहा होता है। ये पहला मोमेंट होता है जहाँ पर म्यू सीरियस होता है। एश जल्दी से अपने ल्यूक निंजा के पास आ जाता है, इसकी हालत को देखता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि ल्यूक निंजा की हालत खराब होती है। ल्यूक निंजा से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है और तभी म्यू भी अपने नॉर्मल फॉर्म में टेलीपोर्ट करके ल्यूक निंजा के पास आ जाता है और ल्यूक निंजा को अपने जाइंट शेडो बॉल बनाकर मारने वाला होता है। और अगर ये अटैक ल्यूक निंजा को लग गया तो ल्यूक निंजा की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इतने ज्यादा खतरे को देखकर एकदम एश आगे आ जाता है और ल्यूक निंजा को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस मूवमेंट को देखकर म्यू को यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतना ज्यादा हद से आगे बढ़ सकता है कि अपने पोकेमोन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। म्यू एकदम अटैक नहीं करता और एश केचम को बोलने का मौका देता है और एश कहता है म्यू रुक जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए कैच करना चाहता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक खतरनाक पोकेमोन ने तबाही मचा रखी है जिसका नाम म्यूज़ार्ड है। वो दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमोन है और मैं बस तुम्हारे डीएनए का यूज करके और आर्कियस के डीएनए का यूज करके इस दुनिया के सबसे ताकतवर पोकेमोन को बनाना चाहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा, प्लीज मेरी मदद करो। तो ये सुनकर म्यू रुक जाता है। म्यू अपनी साइकिक पावर का यूज करता है और पूरी अर्थ पर जो भी हो रहा होता है वो सब देख लेता है। म्यूज़ार्ड कैसे तबाही मचा रहा होता है अपने ट्रेनर के साथ मिलकर। फिर म्यू एश केचम के पास आ जाता है और इसको एक तरीके से इजाजत दे देता है कि वो उसे कैच कर ले। तो एश अपनी पोकी बॉल को निकाल कर म्यू को कैच कर लेता है
और एश काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद एश अपने ल्यूक निंजा को वापस बुला लेता है। लेकिन यहाँ पर एश को कोई देख रहा होता है। तभी एश साइड में देखकर बोलता है, वहाँ पर जो भी छुपा हुआ है अभी के अभी बाहर आओ। तो फिर झाड़ियों में से एक लड़की बाहर आती है, वो खुद को आर्कियोलॉजिस्ट बताती है। और एश कहता है, तुम पोकेमोन आर्कियोलॉजिस्ट हो तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम मेरा छुपकर बैटल क्यों देख रही थी? तो तभी ये बताती है, मेरा नाम एथीना है और मैं पोकेमोन आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और मुझे इतनी ज्यादा लेजेंडरी बैटल देखने में मजा आ रहा था, बस इसीलिए देख रही थी। तो इस पर एश कहता है, मैं एश केचम हूँ और तुमने तो मेरी सारी बातें सुन ही ली है, तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि मुझे आर्कियस पोकेमोन कहाँ मिल सकता है? क्योंकि तुम तो एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, मुझे यकीन है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ न कुछ तो पता होगा। तो एथीना बताती है, हाँ मुझे पता है, वो एक जगह है जिसका नाम स्टेट्स ऑफ क्लाउड है। उन स्टेट्स पर चढ़कर तुम आसमानों में जा सकते हो और आसमानों में जाकर तुम्हें आर्कियस को एक सिग्नल देकर बुलाना है, वो भी एक स्टोन की मदद से। जरा इसे देखो, ये है आर्क स्टोन, इसकी मदद से एच इस स्टोन को ले लेता है और कहता है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि वो स्टेट्स मुझे कहाँ पर मिलेंगे? तो ये सुनकर फिर ये एथीना भी सोच में पड़ जाती है, एक मैप निकालती है, इसको एश को दे देती है और कहती है, देखो ये एक मैप है जो कि स्टेट्स ऑफ क्लाउड तक जाने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मैं आज तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाई। वहाँ पर जाने में काफी ज्यादा खतरा भी है और वहाँ पर कोई इतनी आसानी से नहीं जा सकता, अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। एश कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं अभी जाता हूँ। लेकिन एथीना इसको रोकती है और कहती है, एक शर्त है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब एश को ना चाहते हुए भी एथीना को अपने साथ लेना पड़ता है। अगला सीन गलार रीजन का होता है। एक दो दिन गुजर जाते हैं, एक दो दिन का सफर करके एश और एथीना गलार रीजन के एक काफी ज्यादा प्राचीन फॉरेस्ट में आते हैं। इस फॉरेस्ट के बारे में कई कहानियां भी है। एथीना बताती है, इस जंगल की एक कहानी बहुत ज्यादा मशहूर है कि जो कोई भी इस जंगल के अंदर जाता है वो वापस लौट कर नहीं जा पाता। तो एश कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इस जंगल को एक्सप्लोर करना ही होगा। फिर एथीना और एश इस जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। ये जंगल काफी ज्यादा डीप होता है, लेकिन तभी एश और एथीना के सामने एक इतनी ज्यादा बड़ी ज़ारुडे की फौज आ जाती है, जिसको मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक बस ज़ारुडे होते हैं और इन ज़ारुडे के साथ और भी बहुत सारे गिरास टाइप पोकेमोन होते हैं और इतने सारे पोकेमोन एश और एथीना को चारों ओर से घेर लेते हैं। और इन पोकेमोन को देखकर एश की हार्ट बीट तेज हो जाती है डर के मारे और एथीना भी घबराने लगती है। एथीना एश के हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगती है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम इनको नहीं हरा सकते। और लिटरली सीरियसली एश को भी ये बात पता है कि वो इतने सारे ज़ारुडे को नहीं हरा सकता, फिर चाहे एश अपने सारे ही पोकेमोन को क्यों ना निकाल ले। अब इन ज़ारुडे का जो लीडर होता है, जो सबसे बड़ा ज़ारुडे होता है, सबसे पावरफुल होता है, वो आगे आ जाता है। और एपिक बात तो ये होती है कि ये ज़ारुडे इंसानों की लैंग्वेज में बात करता है और कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? ये ज़ारुडे का जंगल है, यहाँ पर हम पोकेमोन्स का राज चलता है और हम अपने जंगल में किसी भी बाहरी इंसान को बर्दाश्त नहीं करते, यहाँ तक कि किसी बाहरी पोकेमोन को भी बर्दाश्त नहीं करते। तुम यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन जिंदा वापस नहीं जाओगे। और ये बात सुनकर एश और एथीना तो बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं, सीरियसली कांपने लगते हैं। लेकिन फिर एश भी थोड़ी हिम्मत करता है। एश इस लीडर ज़ारुडे के थोड़े करीब जाने की कोशिश करता है। तो आसपास जो इतने सारे ज़ारुडे का पूरा झुंड होता है ना, मतलब लाखों में होते हैं, करोड़ों में, ये सब भाई साहब अपनी लैंग्वेज में चीखने लगते हैं और इनकी चीख को सुनकर एश के कदम वहीं के वहीं जम जाते हैं। एश कह रहा होता है, प्लीज मेरी बात सुनो, हम पर हमला मत करना, पूरी दुनिया खतरे में है। एक म्यूज़ार्ट पोकेमोन है जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने पर लगा हुआ है। मैंने सुना है कि इस जंगल में स्टेट्स ऑफ क्लाउड से, जिसकी मदद से मैं आर्कियस से मिल सकता हूँ, उससे बात कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे वहाँ तक जाने दो। अब इनका लीडर कहता है, देखो जो दुनिया में हो रहा है उससे मैं बेखबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो रूल्स होते हैं हम उन्हें नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि ज़ारुडे कम्युनिटी में और इस जंगल के अंदर ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए हैं और मैं इन ज़ारुडे के लीडर होने के नाते इन रूल्स को नहीं तोड़ सकता। तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता, अगर तुमने कोशिश करी तो तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो। तो एश कहता है, कोई तो रास्ता होगा, प्लीज मदद कीजिए। तो लीडर बताते हैं, एक रास्ता है, अगर तुम कल होने वाले हमारे प्राचीन ज़ारुडे मुकाबले में जीत जाते हो तो तुम जा सकते हो एक बार सिर्फ। तो एश कहता है, ठीक है मैं उसे जरूर जीतूंगा। लेकिन तभी ये ज़ारुडे लीडर बताते हैं, देखो ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें उसमें मुकाबला करना है तो तुम्हारे पास भी एक ज़ारुडे होना चाहिए। अब ये सुनकर एश हैरान हो जाता है। तभी एथीना कहती है घबराते हुए, एश तुम्हारे पास ज़ारुडे तो है ना? लेकिन एश कहता है, हाँ मेरे पास है। तो ये सुनकर एथीना खुश हो जाती है, लेकिन एश अपने मन में सोचता है, लेकिन मेरा ज़ारुडे तो फ्यूचर में है, मेरे पास अभी नहीं है। तो
तो बस गाइज इस एपिसोड में तो इतना ही है। अगर आपको ये जानना है कि अब ऐश कैसे मुकाबला करेगा, उसके पास तो ज़ारूरे नहीं है, तो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।